तुम्हारे पास कितनी रकम है? हसीब ने रफ़ी से सवाल किया तो वो चौंक उठा। साथ बैठी सनम भी ठिठकी थी। वो उस वक्त उनके फ्लैट में बैठा था। वो उस वक्त रफ़ी के फ्लैट में बैठा था। सनम को भी उसने बुलवा लिया था। क्यों, तुम्हें आज रकम का ख्याल कैसे आ गया? रफ़ी ने ज़रा चुपते हुए अंदाज में सवाल किया। हसीब के तेवर बदले हुए लग रहे थे। क्योंकि मैंने अब ये काम छोड़ने का फ़ैसला किया है, उसने जैसे धमाका सा किया था। सनम और रफ़ी उसे गैर यकीनी से देखने लगे। सनम की तेवरी चढ़ आई थी। हसीब पुरसकून बैठा था। हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सोचा है इस पर। अब हमारे पास काफ़ी रकम आ गई है। हमें कोई कारोबार कर लेना चाहिए। ये काम बहुत ख़तरनाक है। हर लम्हा पकड़े जाने का धड़का लगा रहता है। पकड़े जाने का खतरा तो पहले भी था, सनम ने तंजिया अंदाज में कहा। यूं कहो ना कि बीवी ने तुम्हारी सोच बदल डाली है। हसीब ने एक सुलगती हुई नज़र उस पर डाली, फिर दांत पीस कर बोला, उसे हमारे काम का नहीं पता और ना ही मैं चाहता हूँ कि कभी उसे पता चले। वो हुर्राया था। मैं अपने लिए और तुम दोनों की बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ। 4 साल हो गए हाथ पांव बचाकर हमने काम किया है, और जब भी हम कोई वारदात करते हैं चैमिगोइयाँ ज़रूर होती हैं। कल की वारदात में मैंने एक होम सेक्रेटरी की जेब से 6 लाख निकाले हैं। आज ही मालूम हुआ है कि वो इस मामले की तफ्तीश कराना चाहता है। उन दोनों के चेहरे लम्हा भर के लिए फक हुए। फिक्र मत करो, वो हम तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? एक ना एक दिन उनके हाथ हमारे गिरबानों पर होंगे और हथकड़ियाँ हमारे हाथों में। हसीब, इतनी जल्दी कोई फैसला मत लो। अगले महीने में बड़ी कारोबारी लोगों की एक महफिल है, रहमान गर्देजी के घर। इसका मतलब जानते हो, ये बड़ा हाथ मारने का एक मौका होगा। इसके बाद हम मिलकर कोई फैसला करेंगे। रफ़ी ने नासिहाना अंदाज में कहा तो सनम हंस पड़ी। नहीं रफ़ी, इसे जाने दो। ये शादी के बाद बहुत डरपोक हो गया है। मोहब्बत इसे नाकारा कर चुकी है। 4 सालों में इसने कभी ऐसी बातें नहीं की जैसी अब कर रहा है। उसके लहजे में तंज भरा हुआ था। वो सुलग कर रह गया। दिल किया कि एक करारा थप्पड़ सनम को जड़ दे, मगर जब्त के घूंट भरकर बैठा रह गया। फिर बोला तो लहजा हमवार था। जुर्म के रास्ते मुख्तसर होते हैं दोस्तों, मंजिल अलमनाक। इसलिए जब मौका हो उस रास्ते से अलग हो जाना चाहिए, वरना फिर हाथ सिर्फ पछतावा ही आता है। सर्द से लहजे में कहता वो उठा और बाहर निकल गया। देखा रफ़ी, मैं न कहती थी इसकी शादी हमारे लिए नेक शगुन नहीं। कैसे काया पलट हुई है इसकी। सनम बिफरी हुई सी बोली। फिक्र मत करो सनम, हसीब कहीं नहीं जाएगा। मैं इसे इतनी आसानी से अलग नहीं होने दूंगा। एक बड़ा हाथ तो हम ज़रूर मारेंगे। इसके बाद ये भी अलग हो जाए तो कोई परवाह नहीं। रफ़ी की आंखें सामने दीवार पर मौजूद किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थी। नोमान गाड़ी में बैठा छुट्टी का इंतज़ार कर रहा था। आंखें गेट पर लगी हुई थी। आज उसकी बेचैनी दीदनी थी। गेट खुला और लड़कियां बाहर आने लगी। उसे आफिया नजर आई और उसके साथ शीना को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो कॉलेज के लिबास में थी, तरोताज़ा और खूबसूरत। नोमान की जैसे राल टपकने लगी। वो सर से पांव तक उसका जायजा लेने लगा। वो दोनों गाड़ी की तरफ आईं और सलाम करके गाड़ी में आन बैठी। कनखियों से मगर भरपूर अंदाज में देखा था। कैसी हैं आप शीना? आफिया, तुमने बहुत अच्छा किया अपनी फ्रेंड को ले आई। वो बैक व्यू मिरर में देखता हुआ बोला था। शीना लापरवाह सी बैठी थी। उसकी निगाहों की तपिश को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। आई एम फाइन नोमान, आप कैसे हो? शीना स्कार्फ ठीक करते हुए बोली। आई एम गुड शीना। वो गाड़ी स्टार्ट करके उसका रुख मोड़ चुका था। होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शीना उसके इरादों से बेखबर आफिया के गुफ्तगू में मशगूल हो गई। हसीब घर में था। उसके सामने बड़े नोटों की गड्डियों का एक ढेर लगा था। ये 2.5 करोड़ से ऊपर की रकम थी। उसके 4 सालों की कमाई जो उसने रिश्वतखोर अफसरान और टैक्स चोर कारोबारी लोगों से छीनी थी। वो उसे एक ब्रीफकेस में रखने लगा कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। शीना अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी। वो कॉल करती तो उसे लेने जाना था, मगर फ़ोन देखकर वो चौंका। ये दानिश की कॉल थी। हेलो, उसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो हसीब भाई, कैसे हैं आप? वो पूछ रहा था। आवाज़ में हल्की सी उजलत थी। हसीब चौंका। मैं ठीक हूँ। दानिश खैरियत? कुछ परेशान लग रहे हो, उसे तशवीश ने आन घेरा। जी भाई, बात तो परेशानी की है। वो शीना कहाँ है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ में कुछ था कि हसीब को फ़िक्र लाहक हुई। शीना तो घर पर नहीं है, अपनी एक फ्रेंड के घर गई हुई है। मुझे बताओ क्या हुआ? वो बाबा की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आप शीना को बता दें प्लीज़। ओह, हसीब के होंठों से बेख्तियार निकला।
فکر مت کرو، میں اس سے رابطہ کرتا ہوں اور ہم ہاسپٹل آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے ڈھیر ساری تسلی دے کر اس نے کال کاٹی اور شینا کو کال کرنے لگا۔ آنکھوں میں پریشانی اور فکر کے سائے لہرائے تھے۔ شینا عافیہ کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی ماما نے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا تھا۔ رفت آنٹی سے اسے ہمیشہ اپنی ماما والی فیلنگز آتی تھی۔ وہ انہی کی طرح تھی، مشفق اور مہربان سی۔ وہاں عافیہ کی کئی کزنز بھی موجود تھیں اور عافیہ کی چھوٹی بہن شفا بھی۔ شینا ان کے ساتھ گھل مل گئی۔ لڑکیوں کالج سے تھک ہار کر آئی ہو، کپڑے بدل لو، فریش ہو جاؤ، پھر لنچ کر لینا۔ رفت آنٹی شینا اور عافیہ کو دیکھتی محبت سے بولی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ گئی تھی اور گپے ہانک رہی تھی۔ شور شرابہ ہو رہا تھا۔ یار میں تو اپنے ساتھ کوئی کپڑے نہیں لائی، انہی کالج کے کپڑوں میں آ گئی۔ شینا ذرا خجل سی ہوئی تو عافیہ مسکرا دی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ یعنی تمہاری بیسٹ فرینڈ ابھی زندہ ہوں میں۔ چلو میرے کمرے میں جائیں، تمہیں اپنے کپڑے دوں۔ وہ بولی اور شینا کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ شینا کو یہاں آ کر اچھا لگ رہا تھا۔ بھرا پورا گھر، رونق، کزنز، ماحول کی تبدیلی بھلی لگ رہی تھی۔ پھر حسیب کا بھی خیال آیا، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ عافیہ کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی دوسرے کمرے کے سامنے نعمان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، آنکھوں میں عجیب سا تاثر لہرایا تھا۔ وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ یہاں میں اور شفا ہوتی ہیں، نعمان بھائی کا کمرہ ساتھ والا ہے۔ عافیہ نے اسے مطلع کیا، پھر وارڈروب کھول دی۔ دیکھو کون سا ڈریس پہننا ہے تم نے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ کوئی سا بھی دے دو یار، کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پہنوں گی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ پھر ایک سادہ سا آف وائٹ شلوار قمیض اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ سالگرہ کی پارٹی چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں تھی۔ عافیہ نے کیک کاٹا، سب نے اسے برتھ ڈے وش کی اور تحائف دیے۔ نعمان بالکل شینا کے ساتھ آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کا کندھا شینا کے ساتھ مس ہوا۔ وہ ذرا سا کس مسائی، اسے نظریں اٹھا کر دیکھا جو اسی پہ نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ آپ کیک لیں نا شینا، اس نے آہستگی سے کہا جسے شینا نے سنا ہی نہیں۔ اس نے کیک کا ایک پیس کاٹا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے شینا کو کھلانا چاہتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر اسے تند نظروں سے دیکھا۔ میں کیک لے چکی ہوں مسٹر نعمان۔ اس کی آواز میں ہلکی ہلکی آگ دہک رہی تھی، جبڑے بھینچ گئے تھے۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا تھا۔ تھوڑا سا میرے ہاتھ سے بھی لے لیں۔ وہ جیسے فری ہوا۔ شینا کو تعجب کے ساتھ ساتھ غصے نے بھی آن گھیرا۔ اس کی آنکھیں دہک اٹھیں۔ عافیہ اور باقی لوگ گفٹس کھول رہے تھے، ان کی توجہ نہیں تھی اس طرف۔ وہ اس کی آنکھوں کو بخوبی پڑھ پا رہی تھی۔ یہ چھچوری حرکتیں نہ کریں آپ، عافیہ کی وجہ سے آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، اس مقام سے نہ گریں، وہ اعتماد سے کہتی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ہری جھنڈی دکھا گئی۔ نعمان کا یہ روپ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ ہمیشہ شائستگی سے بات کرتا رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھیں برچھی کی طرح چبھ رہی تھیں، ہونٹ استہزائیہ انداز میں کھنچے ہوئے تھے، مگر وہ ہراساں نہیں، بدمزہ ہوئی تھی۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیک خود کھائیں یا اپنی کسی ہوتی سوتی کو کھلائیں؟ رعونت سے کہتی وہ نعمان کو سلگا کر رکھ گئی۔ ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈال کر وہ عافیہ کے ساتھ گفٹس دیکھنے لگی۔ نعمان چہرے پر ذلت کا احساس لیے کھڑا رہا، آنکھیں شعلہ بار ہو رہی تھیں۔ یار میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے، حسیب کو فون کرتی ہوں تاکہ وہ مجھے لینے آ جائے۔ وہ نعمان کو نخوت سے اگنور کرتی عافیہ سے بولی۔ یار ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی، چلی جانا۔ وہ مصر ہونے لگی، مگر شینا بیزار سی ہو گئی تھی۔ نہیں یار، پارٹی کر لی نا، اب میں چلتی ہوں، میرا بیگ اور کالج کے کپڑے اوپر پڑے ہیں، وہ لے لیتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ عافیہ اسے ساتھ لے کر اوپر آئی۔ شینا اپنے کپڑے تہہ کر کے بیگ میں ڈالنے لگی۔ اس لمحے کسی نے عافیہ کو نیچے سے پکارا تو وہ باہر چلی گئی۔ شینا کپڑے بیگ میں ڈال کر زپ بند کرنے لگی۔ اس لمحے اس کے عقب میں کھٹکا سا ہوا۔ اسے لگا عافیہ واپس آ گئی۔ آفی تمہارے کپڑے میں کل کالج لے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب میں انہیں بدلنے سے رہی، وہ بولی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ٹھٹکی، کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ نعمان عقب میں آ چکا تھا۔ اس نے آ کر اسے اس کے بازو سے جکڑا۔ شینا نے خود کو چھڑانا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ چیخنے کے لیے منہ کھولا مگر وہ منہ کو ہتھیلی سے ڈھانپ چکا تھا۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، تمہارا سارا غرور میں خاک میں ملا دوں گا، وہ اس کے کان میں بولا تو شینا زمین میں گڑ گئی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ ہاں، اپنے باپ پر اتراتی ہو، وہ جو دیوالیہ ہو چکا ہے، یا پھر اپنے شوہر پر؟ وہ اس کے کان میں زہر انڈیل رہا تھا۔ شینا کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا، آنکھیں لبالب بھر گئی تھی۔ اس کے بہتے آنسو نعمان کے ہاتھ کی پشت پر بہہ رہے تھے، جنہیں وہ محسوس کر کے مسکرایا۔
तुम्हें इतना करीब पाकर मैं कितना खुश हूँ, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं। तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी करना चाहता था। जब तुम्हारी शादी हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम किसी की झोली में पके हुए फल की तरह गिर गई। बहुत बुरा हुआ। खैर, किसी की कुर्बत के लिए उससे शादी करना ज़रूरी नहीं होता। और अब तुम मेरे इशारों पर नाचोगी। उसने मोबाइल निकाला और शीना को यूं दबोचे हुए चंद सेल्फियाँ ली। चेहरे से हाथ हटाया तो वो अब भी शल सी खड़ी थी, जैसे जिस्म से रूह निचड़ गई हो, जंगल के बीचों बीच खड़ी हरासा हिरनी की तरह। ये तस्वीरें तुम्हारी मेरे पास अमानत रहेंगी और तुम मेरे इशारों पर नाचोगी शीना दाऊद। वो तन से मुस्कुराया। शीना को उससे करेहत महसूस हुई। दिल किया कि उसके मुंह पे थूक दे। इतनी शदीद नफरत जिंदगी में अब किसी से उसे महसूस नहीं हुई थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। जाओ, दरवाज़ा खोलो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो उंगली उठाकर उसे वार्न कर रहा था और फिर एक पर्दे के पीछे जा खड़ा हुआ। शीना डोलते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी, जैसे अपनी ज़ात का एतमाद खो बैठी हो। आफिया कमरे में दाखिल, फिर उसका भीगता चेहरा देखकर साकित रह गई। शीना, क्या हुआ? तेजी से उसकी तरफ आई थी वो। खाली खाली नज़रों से वो उसे देखे गई। तज़हीक और जिल्लत का जो एहसास उसने आज महसूस किया था, वो उसे पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। उफ मेरे खुदा, क्या हुआ तुम्हें? बाहर हसीब भाई आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी, कोई इमरजेंसी है। लेकिन पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ। आफिया हैरान सी उससे पूछ रही थी। हसीब का नाम सुनकर वो तड़प उठी। बैग उठाकर बाहर का रुख किया। आफिया बेचारी उसे रोकती रह गई। वो उसके घर वालों से भी ठीक से नहीं मिली। बाहर हसीब गाड़ी के पास खड़ा था। वो उसके कंधे से लगी और बेइख्तियार सिसक उठी। अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ यार? कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। उसे लगा शायद उस तक बाबा की तबीयत की खराबी की खबर पहुंच गई, इसलिए रो रही है। दानिश ने कॉल की थी, तुम्हारे बाबा की तबीयत ज़रा ख़राब हुई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है, लेकिन परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। वो उसे थपक कर तसल्ली दे रहा था। शीना के रोने में शिद्दत आ गई। चलो बैठो गाड़ी में, वो उसे खुद से लगाते हुए बोला, और यूं मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मगर वो रोए गई। बाबा की तबीयत की खराबी के अलावा रोने की और भी वजूहात थी। उस वक्त वो उसकी पनाह में रहना चाहती थी। जब रोती सिसकती शीना को घर की तरफ लेकर जा रहा था, उसके पास कॉलेज बैग था। सीधा हॉस्पिटल जाना मुनासिब नहीं था। शीना की ये बिखरी हुई हालत हसीब को परेशान कर रही थी। वो साथ वाली सीट पर बैठी आंसू बहाती बाहर देखती रही। कभी कभी एक डरी डरी नज़र हसीब पर भी डाल लेती। उसने आफिया के घर जाने से कितना मना किया था। शायद उसे कुछ अंदेशे थे, कोई फीलिंग्स थी जिसकी वजह से वो रोक रहा था, मगर उसने जिद की और चली गई। और वहाँ नौमान ने ये हरकत कर दी। नौमान का सोचकर उसके अंदर इश्तियाल और बेबसी की एक लहर दौड़ गई। उस इंसान से उसे नफरत महसूस हो रही थी। वो अब तक हिरन की खाल में भेड़िया बना रहा था, अपनी असल शक्ल छुपाता रहा था। न जाने उसने उसे यूं पकड़कर तस्वीरें क्यों ली थी। वो उनका क्या करना चाहता था, वो समझने से कासिर थी, मगर दिल में धीमे धीमे अंदेशे सरक रहे थे। शायद कुछ बुरा होने वाला था। उसका दिल डूबने लगा। उसने रुख मोड़कर हसीब को देखा, जो ड्राइविंग में मसरूफ़ था, मगर कनखियों से उसी को ही देख रहा था। अगर वो उसे बता देती कि नोमान ने उससे बदसलूकी की है तो वो क्या करता? नाराज़ हो जाता यकीनन कि मैंने मना किया था फिर क्यों गई, या फिर बुरी तरह डांट देता कि जब मैंने मना किया था तो जाने की जिद क्यों की तुमने। वो यासियत से उसे देखती होंठ भींच रही थी। बाबा की तबीयत भी ख़राब हुई थी और भाई उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। एकदम से वो खुद को बहुत नातवा महसूस करने लगी। उसे किसी गमगुसार कंधे की ज़रूरत महसूस हुई, जिस पर सर रख कर वो अपने दिल का गुबार निकाल सके। शीनो, फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, हसीब ने ड्राइविंग करते हुए तसल्ली के बोल बोले। शीना आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई। उन्हें क्या हुआ है? धीमे लहजे में हसीब से इस्तफसार किया। जब उसकी शादी हुई थी तो वो बाबा से सख्त नाराज़ थी, यूं उसकी आनन फानन शादी कर देने पर। उनसे बात भी नहीं हो पाई थी, सामना भी नहीं हुआ था, मगर अब वो उनके पास जाना चाहती थी। वो उसके बाबा थे। दानिश ने कॉल की थी कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है और हॉस्पिटल ले गए हैं। मैंने उससे ज़्यादा तफसील नहीं पूछी। तुम्हें कॉल की मगर तुम्हारा नंबर नहीं मिला तो मैं तुम्हें लेने आ गया, नरमी से कहता वो उसे तशफ़ी करा रहा था, जो आंखों में खौफ सा लिए उसे देख रही। हसीब को अजीब सा लगा। ये खौफ अनजाना था।
ये तुम इतनी स्ट्रेस में क्यों हो शीना? वो ठीक होंगे यार। बाएं हाथ से उसके घुटने को जरा सा थपका। वो उसे देख कर रह गई। कैसे बताती कि उसे किस चीज का खौफ था। घर पहुंचकर उसने गाड़ी लॉक की। शीना का बैग उठाकर वो उसे लिए अंदर आया, जो नीम जान कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलती अंदर आई। चेहरा सुता हुआ सा था, रंगत उड़ी उड़ी सी। हसीब बेचैन सा हुआ। शीना क्यों परेशान हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। ड्राइंग रूम के वस्त में खड़े हसीब ने नरमी से उसे करीब किया। वो उसके साथ लगकर रोने लगी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, ऐसे ही रहो, परेशान ना हो। ये छोटी छोटी आजमाइशें हमें आजमाने के लिए होती हैं, हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। वो उसकी पुश्त को थपकता कह रहा था। नहीं हसीब, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं डर गई हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो उससे लगी आंसू बहाती, उसे कुछ कह ना सकी। चलो कपड़े बदलो, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं, और ये चेहरा भी धो लो, रो रो के पूरा भिगो दिया है तुमने। इतने आंसू कहाँ से लाती हो तुम यार? हसीब ने उसे अलग करके जरा हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो उदासी से मुस्कुराई। सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर सुर्ख होती नाक और रोई भीगी आंखें। हसीब ठिठका, फिर उसे हाथ से पकड़कर बेडरूम की तरफ बढ़ा। जल्दी से कपड़े बदल लो और रेडी हो जाओ। देख लो वार्डरोब में कपड़े हैं ना? देख लो वार्डरोब में कपड़े हैं ना? या फिर कोई चोर फिर से फाड़ गया है सब कुछ? वो उसे लिए अंदर आया। किसी ने नहीं फाड़े। शीना ने वार्डरोब खोलकर उसे इत्तला दी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जल्दी से बदलो, अगर बदलने में कोई मुश्किल हो तो मुझे बताओ, मैं यहीं हूँ। वो धीमी मुस्कुराहट दबा कर बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। नो थैंक्स। वो उसे हाथ का अंगूठा दिखाकर जैसे कह रही हो कि ये मुंह और मसूर की दाल, और वॉशरूम में घुस गई। हसीब मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। वो कुछ हद तक उसकी तवज्जो बटा चुका था। तुम वाकई हसीब को पसंद करती हो? रफ़ी ने सनम से पूछा, जो अभी अभी फ्लैट में आई थी और पर्स एक सोफे पर उछाल कर ऐन सामने बैठ गई थी। गैर मुतवक्को सवाल पर उसने चौंक कर रफ़ी को देखा, फिर मुंह बनाकर रह गई। अरे नहीं, वो तो मैं उस हीरो के साथ वैसे ही फ्लर्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसको चिढ़ाना। वो कहाँ है? उसको कॉल करो ना, वो बेपरवाही से बोली। मगर रफ़ी जो बगौर उसकी आंखों में झांक रहा था, उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। सनम की आंखें कुछ और ही बोल रही थी। तो तुम उसे सच में चाहती हो? रफ़ी का चेहरा फीका पड़ा था। हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक उसने मुंह से लगा लिया। नहीं करती उससे प्यार, और अब तो उसने शादी भी कर ली है, मैं क्यों उसके पीछे ख्वार हूँ? सनम चिढ़ सी गई। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं सनम। रफ़ी बगौर उसे देखता रहा, जो सोफे पर विराजमान थी। नारंगी कलर की शर्ट और ब्राउन ट्राउज़र पहने, जिस पर वाइट धारियां बनी थी। मेकअप ने उसकी गंधमी रंगत को निखार दिया था। लिबास उसके चीखते बदन को समेटे हुए था। मुंह से हम जो चाहें बोल लेते हैं, लेकिन आंखें, उन पर हमारा इख्तियार नहीं होता। ये अंदर के राज फाश कर देती हैं। रफ़ी के आवाज़ में बेनाम सी उदासी थी। सनम एक लम्हे के लिए चुप सी हुई, उसे घूरा। अगर मुझे हसीब पसंद है तो मैं उसे हासिल करके रहूंगी रफ़ी, शादी करके ना सही, लेकिन एक बार तो उसे ज़रूर हासिल करूंगी। मुंह बनाती वो बेबाकी से बोली। रफ़ी के होंठ भींच गए। उसकी जो वाइफ है ना, एक नंबर की विच है, दिखने में स्वीट इनोसेंट, मगर हकीकत में एक नंबर की चालू और चालबाज है। उसकी अंदर की नफरत बाहर आ रही थी। तुमने देखा हसीब का रवैया कैसे तब्दील हुआ है? वो जो हर वक्त हमारे साथ रहता था, उसे देखने के लिए हमें हफ्ता भर इंतज़ार करना पड़ता है अब। वो जल्द सुलग रही थी, आंखों में नफरत की आंच थी। ये सब उस लड़की का किया धरा है। तुमने देखा कल हसीब ने कैसे काम करने से इनकार कर दिया। वो जो पहले लोगों को लूटने में सुकून महसूस करता था, अपने बाप से नफरत ने उसे अमीर कबीर और मगरूर लोगों का दुश्मन बना दिया था। अब कन्नी कतराने लगा है, और ये सब उस हाथ भर की लड़की की वजह से। मुझे समझ नहीं आती हसीब ने उससे शादी क्यों की। उसमें ऐसा क्या है? सिर्फ खूबसूरत शक्ल, बस। नखुवत से बोलकर उसने बाल झटके। वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे लगता है तुम उससे जेलस हो रही हो। रफ़ी बोला तो सनम भड़क गई और तुम नज़रों से उसे घूरा। व्हाट, रियली? तुम्हें लगता है मैं उससे जेलस हूँगी? मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ रफ़ी, रऊनत से उसने कहा। बहुत से लोग मेरे आगे पीछे फिरते हैं, लेकिन मैंने किसी को घास तक नहीं डाली। अब भी तुम्हें बता सकती हूँ कितने लोगों की मुझे कॉल्स आती हैं, और मैं उस लड़की से जेलस हूँगी। उसकी आवाज़ में गरूर बोल रहा था। सुलगती नज़रें रफ़ी पर जमी हुई थी। अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिल्में ना सही, तुम ड्रामों में साइड रोल करके भी अच्छा खासा कमा सकती हो।
وہ بولا، پھر ٹھہر کر اسے دیکھا جو اسی کو گھور رہی تھی۔ صنم، تم ہمارے ساتھ حسیب کی وجہ سے شامل ہوئی ہو، ہے نا؟ تم جرم کی دنیا میں اس کے لیے آئی ہو۔ وہ آنکھیں اس پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی، آنکھوں میں اذیت اتری۔ حسیب نے میری زندگی برباد کر دی، میری کبھی قدر نہیں کی، اور اب اس نے شادی کر لی۔ کس قدر واہیات انسان ہے وہ۔ صنم دبی دبی سی چیخی، خود پر قابو پا کر مسکرانے کی کوشش کی۔ معاف کرنا صنم، لیکن اس نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی۔ اس نے کبھی تم سے کوئی وعدے نہیں کیے۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار ہم ملے تھے، وہ تبھی سے تمہیں دوست کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ تم ہی تھی جو چپکتی جاتی تھی اسے یہ رویہ پسند نہیں تھا۔ تم نے اسے اپنے جسم سے لبھانے کی کوشش بھی کی۔ وہ اسپاٹ سے انداز میں بولا۔ صنم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، آنکھیں سرخ سی پڑنے لگی۔ بے قدری کی تکلیف تم کیا جانو رفیع۔ جب آپ کسی کو متاثر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہو اور اس پر اثر تک نہ ہو تو یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، دل کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ مگر وہ کب تک بھاگے گا مجھ سے؟ ایک دن وہ میرا ہوگا، دیکھنا، صرف میرا۔ میں اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال پھینکوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ دانت پیس پیس کر بولتی رہی جیسے انگارے چبا رہی ہو۔ رفیع نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اور اس طرح تمہیں حسیب مل جائے گا کیا؟ ہاں، مل جائے گا۔ جب اس کے قابل نہیں رہے گی وہ، تب وہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ وہ مسکرائی جیسے ذہن میں منصوبہ پنپ رہا ہو اور آنکھوں میں اس کی کامیابی کا یقین۔ اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس کی بیوی سے جیلس ہو۔ رفیع نے کہا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ شٹ اپ، بفر کر بولی تھی۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی؟ اسے حسیب کی زندگی سے نکال کر میں حسیب پہ احسان کروں گی۔ وہ لڑکی اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اٹھی۔ جا رہی ہوں میں، نخوت سے بولتی ہوئی پرس اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ صنم رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے وہ خود ہی نادم سا ہوا تھا۔ نکل رہی ہوں یہاں سے، وہ یہاں نہیں ہے اور تم مجھے غصہ دلا رہے ہو۔ وہ بازو چھڑوا کر رعونت سے آگے بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رفیع اسے جاتے دیکھتا رہا، آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف تھی۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا اور بیئر کا ایک ٹن کھول کر پینے لگا۔